एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शन। बहुत सारे बच्चों को लगा कि ये रेड और व्हाइट का मिक्सचर पिंक कैसे बन जाता है, मैडम हमको कुछ समझाइए। सो आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ एक्सेप्शंस ऑफ डोमिनेंस के, और इसमें मैं आपको दो चीजें पढ़ाऊंगी आज। एक मैं पढ़ाऊंगी इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक पढ़ाऊंगी मैं को डोमिनेंस। ठीक है, सो आज की क्लास में दो कंप्लीट करते हैं, अगली क्लास में दो कंप्लीट कर लेंगे। टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल इत्मीनान से स्लोली अपन लोग कंप्लीट करेंगे, पर कंसेप्ट इतने अच्छे बिल्डअप करेंगे कि कोई भी आ जाए और हमें हराकर ना जा पाए। लास्ट क्लास में मैंने आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ाया था, उसके बिना हम उसके एक्सेप्शन कैसे पढ़ेंगे आपको पता है। इसीलिए मैं हमेशा ऐसे टॉपिक्स डिजाइन करती हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट क्लास में भी उसका रिवीजन कराने का मौका मिल सके। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मैंने आपको क्या समझाया था, याद करिए वो दिन मतलब लास्ट की क्लास रे। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में मैंने आपको क्या समझाया था, बोलिए। ये पगलाने लगा है मेरा बोर्ड। ठीक है, सो लॉ ऑफ डोमिनेंस में मैंने आपको समझाया था कि every character is controlled by the pair of every character is controlled by the pair of factor। ये पढ़ा टेढ़ा क्यों जा रहा है यार, लिख देती हूँ फटाफट से ताकि मैं आपको आज की क्लास को पढ़ाना शुरू कर पाऊँ। सो एवरी कैरेक्टर इज controlled by the पेयर ऑफ फैक्टर। बाद में इन्हीं फैक्टर को हम लोगों ने जीन कहा। ठीक है, सो देखो कहाँ हिमालय की हो जा रहा है। सो एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय द पेयर ऑफ फैक्टर। ठीक है, पेयर ऑफ फैक्टर एंड वन इफ द पेयर ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होना चाहिए कि हमेशा हम जिन भी फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं या किसी भी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो कैरेक्टर को हमेशा हम पेयर ऑफ एलील से ही दिखाएंगे, सिंगल एलील्स के बारे में हम नहीं बात करेंगे। ठीक है, सो अगर मैंने बोला ये टॉल हाइट का है तो अगर मैं उसकी एक सेल निकाल के देखूं या उस प्लांट को देखूं तो उसके प्लांट के पास हमेशा पेयर ऑफ एलील्स होंगे। हर सेल के पास हाइट के दो पेयर ऑफ एलील्स होंगे। अब वो दोनों पेयर एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। मेरी बात समझो, अगर मान लो कि ह्यूमन बींग्स 46 क्रोमोसोम वाली सेल्स हैं उसके पास, समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैंने ये बोला कि ह्यूमन बींग्स के पास हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो 23 कहाँ से आ रहे हैं मेरे बच्चों, मम्मी से, और 23 कहाँ से आ रहे हैं, पापा से। तो हमेशा एक हाइट वाला एलील कहाँ से आ रहा है, मम्मी से, और एक हाइट वाला एलील आ रहा है पापा से। डन हो गई बच्चों, ये बात समझ में आ गई आपको। तो अगर आप डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है या प्लांट डिप्लॉयड है तो हर सेल के पास पेयर ऑफ एलील होंगे एक कैरेक्टर के लिए। समझ में आई बात, हाइट के लिए दो कलर, हाइट के लिए दो एलील्स, शेप के लिए दो एलील, सब चीज के लिए दो दो एलील्स होंगे। पर ये एलील जो हो सकते हैं सेम हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं। इफ लिख रही हूं मैं, इफ पेयर ऑफ फैक्टर इज डिफरेंट। अगर सेम हुआ तो कोई टेंशन नहीं, सेम हुआ तो वही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। अगर कैपिटल टी है तो टॉल एक्सप्रेस होगा, स्मॉल टी है तो डॉर्फ एक्सप्रेस होगा। इफ द पेयर ऑफ फैक्टर इज डिसिमिलर, अगर पेयर ऑफ फैक्टर डिसिमिलर है तो वन जो होगा वो डोमिनेट करेगा अदर को, वन डोमिनेट अदर। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। डन हो गई बात, ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ में आ गई बात। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हमेशा एक कैरेक्टर, अगर मान लीजिए एलेलिक पेयर दो डिफरेंट होंगे तो एक हमेशा दूसरे को डोमिनेट करेगा और दूसरा रेसेसिव होगा। ओके, डन हो गई इतनी बात। अब आपको मैं पढ़ाने वाली हूं मेंडल के कुछ लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन। आज की क्लास में हम दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, समझ में आ गई बात। इसीलिए मैं देखो अपनी खज्जड़ हैंडराइटिंग से बचाने के लिए तुम्हें लिख के लाती हूँ, उसके बाद भी तुम अगर मुझे ऐसे बोलोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, चलो। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस के आज हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे बच्चों, दो एक्सेप्शन पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बच्चों। ठीक है, और एक हम लोग पढ़ेंगे आज को डोमिनेंस के बारे में। दो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, को डोमिनेंस।
ठीक है, आज हम लोग ये 2 टॉपिक कवर करेंगे। डन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर हम जिसका एग्जाम्पल लेने वाले, क्या है वो पढ़ रहे हैं, टेंशन ना लो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर हम जिस प्लांट का एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन, ठीक है, इसे हम एंटीराइनियम मेजर स्पीशीज भी कहते हैं। और को डोमिनेंस के अंदर बच्चों हम लोग ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, सो आज हम लोगों को ये 2 टॉपिक कवर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको रिवाइज करा दिया मैंने, अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आ जाओ शुरू करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नाम पे ही काम छुपा है बच्चों, है ना। इसमें बहुत आसान सा रूल है यार। आधे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, हाय ये क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये जेनेटिक्स में क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एपिस्टैटिस, ये वो। कितना आसान है, तुम्हें टेक्स्ट क्रॉस सिखा दिया, बैक क्रॉस सिखा दिया, क्या कहानी है सब समझा दी, मंडल का फर्स्ट लॉ समझा दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस समझा दिया, सब तो समझा दिया। धीरे धीरे सब तो समझ रहे हो, उसके बाद भी चेचे पेपे कर रहे हैं तो फिर क्या ही करेगा कोई। सो अब हम लोग देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए हमको फिर से वही कहानी समझनी पड़ेगी। भैया अपने पास जो है एक ये है क्रोमोसोम, ये है, और एक क्रोमोसोम अपने पास ये है। डन है इतनी बात, एक क्रोमोसोम अपने पास ये है। ठीक, अब होता ये है कि मान लो ये दोनों जो है ये क्या कर रहा है, प्रॉपर ये हाइट का जीन है और यहाँ पर भी हाइट का जीन है। ठीक है, मैं इसको मान लेती हूँ हाइट का जीन H2 और इसको मैं मान लेती हूँ H1। ये पढ़ाया था लास्ट क्लास में मैंने आपको। हमारे पास हर चीज़ पेयर में है। तो अगर ये पेयर है पापा से आया है और ये पेयर मम्मी से आया है, तो ये है पापा के पेयर वाले हाइट का जीन और ये है मम्मी के पेयर वाले हाइट का जीन। ठीक है, अब ये हाइट के जीन प्रॉपर है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये जो है प्रॉपर एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रॉपर एंजाइम बन रहा है इसमें, प्रॉपर प्रोटीन बन रहा है, प्रॉपर एंजाइम बन रहा है। तो हाइट कैसी हो गई है, यहाँ पर कौन सा प्रोटीन बनेगा, टॉल हाइट वाला। ठीक है, तो आपका प्लांट क्या एक्सप्रेस करेगा, टॉल हाइट। ध्यान समझना, टॉल हाइट। ठीक है, ओके। जीन कहाँ होता है बच्चों, जीन हमेशा होता है डीएनए में, तो डीएनए बनाइए मत भूलिए। ठीक है, अब ये H2 वाला जो है बच्चों ये भी प्रॉपर प्रोटीन बना रहा है। ध्यान समझो, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जीन्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, mRNA बनाते हैं बच्चों, और mRNA से प्रोटीन बनता है। ये फ्रॉम द फर्स्ट क्लास हम लोग जेनेटिक्स के पढ़ रहे हैं कि जीन से क्या बनता है जी, mRNA, और mRNA से क्या बनता है बेटा मेरे, प्रोटीन बनता है। डन है, ये बात हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, फ्रॉम द सन 1857 की क्रांति से। ठीक है, सो हमने ये पढ़ा कि जीन्स को हम एलील कब कहते हैं, व्हेन द 2 genes of 2 chromosome codes same character and present on the same loci is called as alleles। पढ़ चुके हैं। ये भी क्या बनाता है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या बनाता है, ये भी प्रॉपर प्रोटीन बनाता है। और अगर प्रॉपर प्रोटीन बनेगा तो ये भी किस चीज के लिए कोड करेगा, टॉल हाइट के लिए। समझ आ गई बात, टॉल हाइट के लिए। तो 50% टॉल हाइट का प्रोटीन ये बना दे रहा है, 50% टॉल हाइट का ये प्रोटीन बना दे रहा है, और ये हो गया 100% प्रोटीन बन गया। अब 100% प्रोटीन में 50% काम कर लिया और आपका पौधा जो हो गया वो टॉल हो गया। ये कहानी अपन लोग कई बार बात कर चुके। तो ये कौन सा है, अगर हम मैं इसको लिखना चाहूं तो इसके पास कौन सा जीन है बच्चों, कौन सा एलील है, मैम इसके पास है कैपिटल T, और इसके पास भी क्या हो गया, कैपिटल T। तो ये वाला पौधा कैसा बनेगा बच्चों, कैपिटल T। तो ये टॉल कैसा है मेरे बच्चों, कैपिटल T, या इसी को मैं होमोजाइगस टॉल कह सकती हूँ। किसी जाइगोट में अगर एलिलिक पेयर बिल्कुल सेम हो तो उसे हम होमोजाइगस टॉल कहते हैं। डन है इतनी बात, ये कहानी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। ये है केस नंबर 1। ठीक है, ये नहीं समझ पाओ जब तक ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं आएगा बेटा समझ में। अब हमारे पास कहानी नंबर 2। कहानी नंबर 2 में ये है कि ये है पापा का पेयर ऑफ क्रोमोसोम और ये है बेटा मामा का पेयर ऑफ क्रोमोसोम मटर के, और इन दोनों के पास डीएनए है, बनाओ डीएनए। यहाँ पर ये वाला जो हाइट है, ठीक है, ये है H1, ठीक है, ये है H1 बच्चों, और यहाँ पर ये है H2। अब ये वाला जो H1 है बच्चों, ध्यान समझो, केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब ये H1 जो है बच्चों ये प्रॉपर प्रोटीन बनाता है। ये क्या बना रहा है बच्चों, बिल्कुल प्रॉपर प्रोटीन बना रहा है H1 वाला जीन। H1 मतलब कि आपका हाइट का जीन जो है ये प्रॉपर प्रोटीन बना रहा है, कोई टेंशन नहीं है।
पर ये वाली जो मम्मी वाला पेयर है, मान लो इसमें हो गया कोई डिफेक्ट, ठीक है, इसमें कोई म्यूटाजन आया, उस पर अटैक हो गया। अब ये वाला जो जीन है, H2 वाला जो जीन है, H2 मतलब हाइट के लिए जो जीन है, उसको मैंने H दे दिया है, ये क्या हो गया बच्चों, डिफेक्टेड, ठीक है। डिफेक्टेड का मतलब ये नहीं कि सड़ गया पौधा, डिफेक्टेड मतलब उसमें म्यूटेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, या डिफेक्टेड प्रोटीन बनेगा तो कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे कोई प्रोटीन नहीं बना तो बेटा आप तो मैम यहाँ पर बोल रही थी कि 50% ये बनाता है, 50% ये वाला बनाता है, तो पौधे को तो छोटा हो जाना चाहिए क्योंकि उसमें 50% ही प्रोटीन बना रहे हैं। अब टेंशन नहीं लेना है। अब ये जो महाशय हैं ये रो रही है, अब मेरे पौधा तो छोटा ही रह जाएगा। ये बोलेगा इसको टेंशन नहीं ले सावित्री, तेरे श्रवण कुमार आ चुके हैं, तो ये इसको बोलेगा तू टेंशन मत ले। ये अभी पहले कितना बना रहा था, 50% प्रोटीन, पर ये अब क्या करेगा, वो कोई प्रोटीन तो बना नहीं पा रहा क्योंकि उसका जो हाइट वाला जीन था वो डिफेक्टेड हो गया। अब ये क्या करेगा, ये पूरा 100% प्रोटीन फॉर्मेशन अलग करने, अकेले करने लगेगा, ठीक है। ये क्या करने लगेगा, 100% प्रोटीन फॉर्मेशन अकेले हैं तो क्या गम है, ठीक है। सो ये अपना 100% प्रोटीन फॉर्मेशन अकेले ही कर लेगा, इसकी जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गई बात। तो भी आपके पास यहाँ पर अब ये कैसा हो गया, डिफेक्टेड हो गया, तो इसको हम किस जीन से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल टी। पर ये तो अब 100% काम करने लगा, तो मैडम इसमें हम 4 टी लिख दे रहे, नहीं रे 4 टी नहीं लिखना है, इसमें सिंगल टी लिखोगे। अब ये वाला जो पौधा है ये फिनोटिपिकली हमको कैसा दिखेगा बच्चों, ये वाला पौधा फिनोटिपिकली कैसा दिखेगा मेरे बच्चों, फिनोटिपिकली ये हमको दिखेगा टॉल। पर अगर मैं जीनोटिपिक बोलूँ, इसका जीन क्या कॉम्पोजिशन अब क्या हो गया, जीनोटिपिक में एक तो इसके पास प्रॉपर एक्सप्रेशन करने वाला जीन था और एक प्रॉपर एक्सप्रेशन करने वाला जीन नहीं था, तो ये कैसा टॉल बना है, ये मैडम बना है हेटेरोजाइगस टॉल। एक जाइगोट में अगर एलिलिक पेयर डिफरेंट टाइप के हों, एक डॉट वाला एक टॉल वाला, डन है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मेंडल के साथ ये प्रॉब्लम हुई। मेंडल ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो एग्जाम्पल को स्टडी किया है वो है स्नैप। एक्चुअली इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है इट इज द एक्सेप्शन ऑफ द मेंडलिज्म, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो ही नहीं करता। एंटीराइनियम मेजर्स का इन लोगों ने एग्जाम्पल लिया, आइए इसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इन लोगों ने एग्जाम्पल लिया है स्टडी में राइनियम, स्पेलिंग चेक करना है, राइनियम मेजस, ठीक है, ये वाला स्पीशीज लिया है और इसे हम स्नैपड्रैगन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर रूल कैसे ब्रेक हुआ वो समझना है। हमारे पास एक रेड कलर का फ्लावर था, ठीक है, यहाँ पर इन लोगों ने फ्लावर पे एक्सपेरिमेंट किया, ये इसका रेड कलर का फ्लावर है, ठीक है, कलर कर दूं क्या यार, ठीक है, ये इसका रेड कलर का फ्लावर है एंटीराइनियम स्पीशीज का। और वाइट कलर तो मेरे पास नहीं है, तो हाउ आई कैन मेक द वाइट कलर तो मेरे पास नहीं है, तो मैं व्हाइट बोर्ड में तो वाइट नहीं बना सकती हूँ, पर यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से बना देती हूँ, आपको समझना है इसको वाइट ही है, ठीक है, वाइट यहाँ पे दिख रहा है, ओके। सो इन्होंने 2 पौधे लिए, ठीक है, 2 पौधे लिए, ठीक है, एक इन्होंने रेड फ्लावर लिया, ठीक है, एंटीराइनियम स्पीशीज की इन्होंने लिए, पहला लिया बच्चों इन्होंने रेड फ्लावर, ठीक है, इन्होंने क्या लिया मेरे लल्ला, इन्होंने लिया रेड फ्लावर, ये ले लिया रेड फ्लावर, और यहाँ पर इन्होंने ले लिया वाइट फ्लावर, ठीक है, ये वाइट फ्लावर। अब इसका डन। अब रेड फ्लावर को इन्होंने दिखाया कैपिटल आर से, और वाइट फ्लावर को इन्होंने दिखाया स्मॉल आर से। अगर मैं मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक बार रिफ्रेश करूं तो मुझे F1 जनरेशन में 100% टॉल मिले थे, याद है वो कथा, ठीक है। तो यहाँ पर कायदे से हमें F1 जनरेशन में सारे रेड ही मिलने चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ नहीं। F1 जनरेशन में हमको कैपिटल आर स्मॉल आर तो मिला, पर मेरे बच्चों ध्यान से सुनिए, गौर फरमाइएगा, यहाँ पर जो पौधा मिला वो एक्चुअली पिंक बना। समझ में आई बात, यहाँ पर जो पौधा मिला वो क्या मिल गया बच्चों, पिंक, ओके। सो यहाँ पर हमें मिला पिंक फ्लावर, यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो गया। समझ आई बात, कायदे से हमें F1 जनरेशन में सारे रेड फ्लावर मिलने चाहिए थे, पर ऐसा हुआ नहीं। F1 जनरेशन में हमें पिंक फ्लावर मिल गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल। दिमाग लगाया गया कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक, आइए इसके लिए हम लोग समझते हैं।
क्या कहा, देखो कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक क्रोमोसोम। आज हम लोग अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम कोडोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये है एक हमारे पास क्रोमोसोम और ये है एक दूसरा क्रोमोसोम, एक मम्मी का और एक पापा का, ठीक है, ऐसा एक मानते हैं हम लोग। अब होता ये है इस क्रोमोसोम पे यहाँ पर ये वाला जो जीन है, पहले डीएनए बना लो बेटा, दोनों में है ना। अब ये वाला जो जीन है बेटा, ध्यान से समझेंगे मेरी बात, ये वाला जो जीन है, ये जीन क्या कंट्रोल करता है, सपोज दैट कि ये रेड कलर बनाता है। समझो बात को, क्या बोल रही हूं मैं, सपोज दैट कि ये रेड कलर बनाता है, ठीक है। ये कौन सा कलर बना रहा है, रेड कलर बना रहा है, डन, ओके। और यहां पर भी ये वाला जीन जो है वो रेड कलर ही बनाएगा, पर एक्चुअली रेड कलर क्यों बना रहा है ये वाला जीन, क्योंकि ये रेड कलर के लिए प्रोटीन बनाता है। ये वाला जो जीन है ये किस चीज के लिए प्रोटीन बना रहा है, रेड कलर के लिए प्रोटीन बना रहा है, डन। ये जो जीन है ये जीन रेड कलर देता है क्योंकि रेड कलर वाला प्रोटीन ये वाला जीन बना रहा है। पर किसी कारणवश दूसरा वाला जो क्रोमोसोम है उसमें बहुत सारे म्यूटाजन आए, जिससे जीन क्या हो गया मेरे लल्ला, डिफेक्टेड हो गया। ध्यान से समझो, जिसकी वजह से जीन क्या हो गया मेरे बच्चों, डिफेक्टेड हो गया। अब यहाँ पर कोई प्रोटीन नहीं बन रहा है, इसमें कोई प्रोटीन नहीं बन रहा है। समझ आ गई बात। नाउ अब होगा क्या, कायदे से लॉ ऑफ डोमिनेंस जब हम लोगों ने पढ़ा था, क्यों लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो गया ये हमें समझना है। जब हम लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा तो हमें ये समझ में आया कि दूसरे क्रोमोसोम का एलिलिक पेयर अगर डिफेक्ट भी हो जाए तो फर्स्ट पेरेंट का जो क्रोमोसोम है उसका एलिलिक पेयर इसका भी जो है प्रोटीन बनाने लगता है। पर हर केस में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। कायदे से अगर ये 50% प्रोटीन बनाता है और अगर ये प्रोटीन नहीं बना पा रहा है तो इसे इसका भी 50% बनाना चाहिए। पर जमाने में हर कोई ऐसा होता है क्या, हर बच्चा जो है माँ बाप की सेवा करता है क्या, नहीं। वो बच्चे को बड़ा कर देते हैं और फिर बच्चा बोलता है कि मैं तो अपना काम करूंगा, तुम अपना काम करो, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे। ये बोलता है, ये वाला जो एलिलिक पेयर बोलता है मैं तो अपना 50% ही प्रोटीन बनाऊंगा, मैं अपना 50% ही प्रोटीन बनाऊंगा। मुझे ये नहीं मतलब है कि ये नहीं प्रोटीन, ओह शिट, ठीक है, मुझे नहीं मतलब कि ये प्रोटीन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, मुझे तो सिर्फ इतना मतलब है कि मैं अपना 50% बनाऊंगा। अब ध्यान से समझना, रेड कलर कब आएगा बच्चों, जब ये भी 50% प्रोटीन बनाए अपना बढ़िया शानदार जबरदस्त तरीके से कलर वाला, और ये भी अपना शानदार जबरदस्त कलर वाला प्रोटीन बनाए। पर एक्चुअली हुआ ये कि ये तो प्रोटीन बना नहीं रहा है और ये भी कितना बना रहा है, सिर्फ 50% बना रहा है, जिसकी वजह से लेस प्रोटीन बनेगा। लेस प्रोटीन बनेगा तो प्रोमिनेंट रेड कलर आने की बजाय क्या हो जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात। ये क्या कर दिया, पिंक कलर, समझ गए। प्योर रेड कलर आने के लिए हमें दोनों के क्रोमोसोम के एलिलिक पेयर को प्रॉपरली एक्सप्रेस कराना पड़ेगा, तभी प्रॉपर रेड कलर आएगा। समझ आ गई बात, प्रॉपरली रेड कलर आएगा, नहीं तो पिंक कलर के फ्लावर बनना शुरू हो जाएंगे। समझ गए आप बात को। अगर इसका एलिलिक पेयर इसके साथ मिक्स हो गया तो ये अपना 50% प्रोटीन ही बनाएगा, ये तो कुछ बना नहीं रहा है। अब 50% से प्रॉपरली रेड कलर थोड़ी आएगा, क्या कलर आ जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा। अब ये कोई प्रोटीन नहीं बना रहे हैं, इसलिए ये हमेशा कौन सा कलर देंगे, व्हाइट कलर। जब कोई कलर का पिगमेंट बन ही नहीं रहा है, कोई प्रोटीन बन ही नहीं रहा है, तो कौन सा कलर आ जाएगा, व्हाइट कलर आ जाएगा। डन। अब इसको मैं आपको और प्रॉपरली क्रॉस से समझाती हूँ। देखो हम लोगों ने कौन सा फ्लावर लिया है, हम लोगों ने लिया है रेड कलर का फ्लावर, ठीक है। हम लोगों ने कौन सा कलर लिया है, स्नैपड्रैगन का रेड कलर का फ्लावर लिया, डन। उसके बाद हम लोगों ने उसको क्रॉस कराया व्हाइट कलर के फ्लावर से। व्हाइट कलर कैसे आया, क्योंकि इनका कोई प्रोटीन इन जीन्स का बना ही नहीं रहता है, इसलिए दोनों रेसेसिव हो गए। जब कोई पिगमेंट नहीं बना तो फ्लावर अपने आप व्हाइट कलर का हो गया, ठीक है। अब जब हमने F1 जनरेशन की, ध्यान से समझना, F1 जनरेशन में कायदे से सारे रेड बनने चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। ये कौन सी कंडीशन है बच्चों, F1 जनरेशन, इतना तो सीख ही गए हम लोग। ये कौन सी जनरेशन है मेरे बच्चों, दिस इज द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन कौन सी कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन। कैसी कंडीशन है मेरे बच्चों, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है जिसमें एक कैपिटल R है और एक स्मॉल r है। अब ये कैपिटल R वाले को इसका भी प्रोटीन बना लेता अगर, तो यहां पर भी रेड कलर के फ्लावर बनने चाहिए थे, पर एक्चुअली हुआ नहीं। इसने बोला मैं तो अपना 50% ही बनाऊंगा, तू नहीं बना रहा है तो कोई टेंशन नहीं। अब यहां पर यह हुआ कि डोमिनेंस पूरी नहीं हो पाई। समझ रहे हो बात को, ये कंप्लीट डोमिनेंस कब होती, जब ये स्मॉल r वाला जो जीन डिफेक्टेड है इस क्रोमोसोम का, अगर इस वाले
क्रोमोसोम का भी प्रॉपरली, इस वाले जीन का भी प्रोटीन प्रॉपरली बनता। अगर ये कैपिटल आर 100% इसके वाला भी बना लेता तब यहाँ पे रेड कलर बनता, पर इसने इसको मना कर दिया कि मैं तेरा वाला प्रोटीन तो नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ अपना ही हिस्सा बनाऊंगा, मैं सिर्फ अपना 50% बनाऊंगा, तू जा भाड़ में। अब यहां पर कंप्लीट डोमिनेंस नहीं हुई। कंप्लीट डोमिनेंस कब होती? जब ये इसका भी 50% बना लेता और पूरे एलिलिक पेयर में 100% सिर्फ एक एलील पूरा प्रोटीन बना रहा होता, देन दिस इज द कंप्लीट डोमिनेंस। मैं अकेला राजा हूं जो पूरे प्रजा का प्रोटीन बनाता हूं, पर यहां पर डोमिनेंस इनकम्प्लीट है क्योंकि जो राजा है वो आधा ही प्रोटीन बना पा रहा है और रेसेसिव वाले को बोल रहा है भाड़ में जा तू। इसकी वजह से यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से हमें कंप्लीट प्रोमिनेंट रेड कलर नहीं मिल पाया, ठीक है, क्योंकि 50% ही प्रोटीन बना और इसकी वजह से हमें पिंक कलर मिला, ठीक है, पिंक कलर मिला। और लोग ऐसा कहते हैं यहाँ पर कि कलर मिक्स हो गया, ठीक है, कि यहाँ पे व्हाइट और रेड कलर मिक्स हो गया, तो एक्चुअली हुआ ये कि 50% ये एक्सप्रेस हो पाया था, इसीलिए पिंक कलर आया। समझ में आई बात? बहुत सारे बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि रेड वाला कलर पिंक वाले के साथ मिक्स हो गया तो ब्लेंडिंग आ गई। एक्चुअली नेचर में देयर इज नो ब्लेंडिंग, बस आपको पता होना चाहिए कि जो कैपिटल आर है वो अपना सिर्फ 50% प्रोटीन बना पाया, जिसकी वजह से उतना प्रोमिनेंट रेड कलर नहीं आ पाया। अगर ये भी 50% वाला प्रोटीन बना देता रेड कलर का तो दोनों फिर रेड कलर इनहांस कर देते। समझ में आ गई बात? ये समझ में आई। अब अगर मैं इस प्लांट की सेल्फिंग करूं, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर मैंने इसी प्लांट की, इसको मैं मिटा दूं मैं, ठीक है, अगर मैं इसी प्लांट की बेटा सेल्फिंग कर दूं, ध्यान समझना, यहाँ पे एक कंसेप्ट बहुत जरूरी चीज बता रही हूं ने, इस प्लांट की अगर मैंने सेल्फिंग कर दी तो क्या बनेगा बताओ? 13, 23, 14, 24 रूल लगा लो। यहाँ पे पनेट स्क्वायर बना लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है अपने को पनेट स्क्वायर बनाने में, ठीक है। जब भी हमको नया प्लांट बनाना है तो सबसे पहले हमें गैमीट्स को सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन करना पड़ता है। बिना गैमीट सेपरेट किए हम कोई भी कहानी नहीं कर सकते। पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो हमें मिलेगा, इससे इसको फ्यूज कराओ, इससे इसको फ्यूज कराओ, ठीक है, ये वाले गैमीट हमें मिलेंगे। डन हो गई इतनी बात। अब ध्यान से समझना, हमें कितने कैपिटल आर मिले हैं बताओ मेरे साथ? 1। हमें कितने कैपिटल आर स्मॉल आर मिले हैं बेटा? हमें मिले हैं मैम 2, ठीक है, तो हमें 2 कैपिटल आर स्मॉल आर मिले हैं। और कितने स्मॉल आर मिले हैं? 1, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसका कलर कैसा होगा? कैपिटल आर है तो 50% प्रोटीन रेड के लिए ये बना देगा, 50% प्रोटीन रेड के लिए ये बना देगा और दोनों फिर 100% रेड बना लेंगे, तो आपके फ्लावर का कलर कैसा हो जाएगा मेरे बच्चों? हमारे फ्लावर का कलर मैम रेड कलर का हो जाएगा। इसलिए कैपिटल आर जो है ये कौन सा कलर जो देंगे स्नैपड्रैगन के फ्लावर को मेरे बच्चों? ये देंगे मैम रेड कलर का फ्लावर। यहां कौन सा फ्लावर बनेगा बच्चों? रेड कलर का फ्लावर बनेगा। डन। अब क्या हुआ? कैपिटल आर स्मॉल आर, वही इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। कैपिटल आर अपना तो 50% बना रहा है, स्मॉल आर कुछ बना ही नहीं रहा है। अब अगर स्मॉल आर कुछ नहीं बना रहा है तो 50% से रेड कलर कैसे आएगा? क्योंकि अगर मान लो रेड कलर बनाने के लिए, समझो अगर रेड कलर बनाने के लिए मुझे 200 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, रेड कलर बनाने के लिए मुझे 200 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है, तो 100 ग्राम ये वाला बनाएगा बेटा और 100 ग्राम ये वाला बनाएगा। अगर मान लो ये वाला नहीं होता, इसकी जगह पर ये वाला आ गया, तो ये तो सिर्फ अपना ही 100 ग्राम बना रहा है। अब 100 ग्राम में उतना रेड कलर थोड़ी आएगा, 100 ग्राम में कैसा कलर आ जाएगा? पिंक कलर आ जाएगा। और ये वाला तो कोई प्रोटीन बना ही नहीं रहा है, इसलिए जिनके पास भी स्मॉल आर होगा, जिनके पास भी स्मॉल आर होगा, ये कोई प्रोटीन नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों के पास डिफेक्टेड जीन्स है और ना प्रोटीन बनाने की वजह से आपका फ्लावर हो जाएगा व्हाइट कलर का। समझ में आ गई बात? डन हो गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आया आपको? अब इसका रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो हमें इस पूरे पुनेट स्क्वायर में हमें 2 तो मिलेंगे बेटा पिंक कलर के फ्लावर, ठीक है, हमें 2 कैसे मिलेंगे? पिंक कलर के फ्लावर मिलेंगे, एक हमें रेड कलर का फ्लावर मिलेगा और एक हमें व्हाइट कलर का फ्लावर मिलेगा। तो अगर हम इसका फिनोटिपिक, ध्यान से समझना, अगर मैं इसका फिनोटिपिक रेशियो निकालूं इस क्रॉस का, अगर मैं ये कंस्ट्रक्शन वाले तो मेरा इतना प्राण खाते हैं, खट 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 खट। इवन मैं रेशियो पढ़ाने जाती हूँ तो खट 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 खट। तो फिनोटिपिक रेशियो जो है इसका क्या आएगा मेरे बच्चों? फिनोटिपिक रेशियो आएगा 1:2:1।
एक फ्लावर है रेड का, 2 फ्लावर है पिंक और एक फ्लावर है व्हाइट। ठीक है, व्हाइट वाले फ्लावर में एक्चुअली दोनों जीन रेसेसिव थे, इसलिए कोई प्रोटीन नहीं बना, इसलिए फ्लावर का कलर व्हाइट आ गया। डन। अब अगर इसका जीनोटिपिक रेशियो निकालू, जीनोटिपिक रेशियो निकालू, अगर मैं इसका जीनोटिपिक रेशियो निकालू तो वो भी सेम आएगा। कैपिटल आर कितना है बेटा, देखो ये है ना जीनोटिपिक रेशियो, कैपिटल आर 1, कैपिटल आर स्मॉल आर 2, स्मॉल आर 1, तो इसका जीनोटिपिक रेशियो भी मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, बोलो मेरे साथ, जय माता दी। इसका जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है मेरे बच्चों। ठीक है, नीट में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए हमें कि कौन से लॉ में या किस फिनोमिना में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बिल्कुल सेम होता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बिल्कुल सेम होता है। समझ आई बात? सो एक्चुअली ये कहानी है, बहुत सारे बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि रेड और व्हाइट मिक्स हो गए, इसलिए पिंक कलर का फ्लावर बना। सो देयर इज नो ब्लेंडिंग इन द नेचर, देयर इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस ओवर वन जीन टू द नेक्स्ट जीन। नेक्स्ट वाला कुछ नहीं काम कर रहा है, इसलिए उसका फ्लावर व्हाइट बना। ये याद रखना, जब कोई कलर नहीं है तो व्हाइट बनेगा। समझ में आ गई बात? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो हमको पता होना चाहिए। एंटीराइनियम मेजर्स पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। यहां पर डोमिनेंसी का रूल फेल हो जाता है कि जो एलील होता है वो दूसरे, अगर वो हेट्रोजाइगस पेयर पे है, जैसा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपने पढ़ा कि हमेशा जो एलील्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। अगर वो फैक्टर सेम है तो कोई बात नहीं, फैक्टर सेम होंगे तो वही चीज बनेगी जैसे वो फैक्टर है। अगर कैपिटल है तो डोमिनेंस वही बनेगा, अगर स्मॉल है तो वही बनेगा। अगर रेसेसिव है तो रेसेसिव कैरेक्टर आ जाएगा, डोमिनेंट वाले है तो डोमिनेंट कैरेक्टर आ जाएगा। पर अगर वो ट्रेट्स एलील्स डिफरेंट हैं, अगर वो फैक्टर दो डिफरेंट हैं तो एक डोमिनेट करता है दूसरे पर। यहां पर वैसा हुआ नहीं, यहां पर एक ने डोमिनेट किया ही नहीं दूसरे को, उसने सिर्फ अपना काम किया, दूसरे को बोला तेरे को करना है कर, तुझे नहीं करना है मत कर, जिसकी वजह से प्रॉपरली डोमिनेंसी का एक्सप्रेशन नहीं हो पाया। तो डोमिनेंट तो है भाई, रेड कलर देना था, रेड की जगह पे पिंक दिया तो कुछ तो डोमिनेंसी शो किया, पर 100% डोमिनेंसी शो करने में फेल हो गया। समझ आ गई बात? डन हो गई इतनी बात। अगर मान लो आर भी एक्सप्रेस करने लगता कि मिक्स हो गया तो फिर वो को डोमिनेंसी हो जाती। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ना, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया यही सही है। अब आइए मैं आप लोगों को इसकी थ्योरी पढ़ा देती हूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो आफ्टर मेंडलिज्म अ फ्यू केसेस वर ऑब्जर्व्ड वेयर F1 phenotype इज इंटरमीडिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रेसेसिव फिनोटाइप। तो हुआ ये कि नॉर्मली F1 जनरेशन में कैसे फिनोटाइप मिलते हैं, बिल्कुल डोमिनेंट वाले, पर यहां पर ऐसा हुआ नहीं। कुछ एग्जाम्पल में उन एग्जाम्पल में हमें इंटरमीडिएट मिल गया, मतलब रेसेसिव और डोमिनेंट का इंटरमीडिएट मिल गया। मींस F1 डिड नॉट रिजेंबल, ना तो F1 जो है डोमिनेंट की तरह रिजेंबल कर रहा था, ना तो रेसेसिव की तरह रिजेंबल कर रहा था। सो रेड और व्हाइट फ्लावर के हमें इस प्रकार के फ्लावर मिले। डन हो गई इतनी बात। नाउ स्नैपड्रैगन विच इज द एंटीराइनियम मेजर्स ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर हमने इसका लिया और इसको एक ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर के साथ क्या कराया, फ्यूज कराया, तो हमें F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर मिले। हियर वन एलील इज इनकम्प्लीट डोमिनेंट ओवर अदर्स सो दैट इंटरमीडिएट फिनोटाइप इज प्रोड्यूस। एक एलील दूसरे पर पूरी तरीके से डोमिनेंसी नहीं शो कर पाया, इसलिए हमें पिंक कलर की कहानी मिली, पिंक कलर के फ्लावर मिले। वन F1, जब पिंक कलर के फ्लावर को, जो F1 जनरेशन में जो हमें प्रोडक्ट मिला था, जो पिंक कलर के फ्लावर के प्लांट मिले थे, अगर हमने उन फ्लावर को सेल्फिंग कराई, जब हमने सेल्फिंग कराई तो हमें रेड मिला, एक प्योर रेड फ्लावर मिला, 2 हमें पिंक कलर के फ्लावर मिले और एक हमें व्हाइट कलर का फ्लावर मिला। और फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 था और जीनोटिपिक रेशियो भी वही था। इन दिस फिनोटिपिक इफेक्ट ऑफ वन एलील इज मोर प्रोनाउंस्ड देन अदर सो दैट द मिक्सिंग ऑफ बोथ द कलर एंड रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ पिंक कलर। एक्चुअली यहाँ पर ये जो कहानी लिखी इसका मतलब ये है कि जो एक फिनोटाइप है उसका इफेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंट है दूसरे वाले से। अच्छा, व्हाइट कलर का कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि वो रेसेसिव एलील है और वो कोई प्रोटीन नहीं बना रहा है। पर क्योंकि मिक्सिंग क्यों बोल रहा है यहाँ पर, मिक्सिंग इसलिए बोल रहा है कि एक को जितना प्रोटीन बनाना चाहिए था उसने तो वो काम किया नहीं, ऊपर से दूसरा वाला भी पूरा, दूसरा वाला जो डिफेक्टेड का काम करना चाहिए था उसने वो भी नहीं किया। उसने बोला मैं तो अपना काम करूंगा, तुझे नहीं करना है अपना काम, तू मत कर। इसकी वजह से दोनों के कैरेक्टर मिस हो गए। एक तो ना करने वाला भी, नकारा कैरेक्टर भी आ गया, तो एक आ गया काम होने वाला कैरेक्टर भी। अगर मान लो, ध्यान समझो, हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंसी में पढ़ते हैं कि F1 जनरेशन में कैपिटल T स्मॉल t मिलता है। स्मॉल t वाला प्रोटीन नहीं भी बनाए तो कैपिटल T वाला उसका भी प्रोटीन बना लेता है, जिसकी वजह से टॉल हाइट मिलती है।
पर यहाँ पर कहानी ये हुई कि जो कैपिटल आर वाला जो रेड कलर था, वो रेड कलर वाला क्या था, रेड कलर वाला क्या था, रेड कलर वाले को उस रेसेसिव व्हाइट कलर वाले फ्लावर के भी प्रोटीन बना लेने चाहिए थे जो नहीं प्रोटीन बना रहा था। पर यहां पर ये हुआ कि कैपिटल आर वाले ने अपना रेड 50% प्रोटीन तो बना दिया, पर स्मॉल आर वाला तो वो बेचारा बना ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से जो फ्लावर बना उसमें निकम्मे के भी कैरेक्टर आ गए और भैया थोड़े से रेड कलर वाले भी आ गए। प्योर रेड बनाने के लिए आपको 50-50% दोनों कैपिटल आर से चाहिए थे, पर F1 जनरेशन में दो कैपिटल आर थे ही नहीं आपके पास, तो 50% तो कैपिटल आर से आ गया और 50% नकारा के कैरेक्टर आ गए, ठीक है, जिसकी वजह से हुआ क्या कि आपका जो फ्लावर था वो पिंक कलर का बन गया। सो देयर इज नो ब्लेंडिंग, एक्चुअली सिर्फ 50% प्रोटीन एक्सप्रेस हुआ, इसकी वजह से पिंक कलर आया है। डन है। अब आइए आपको एक अलग कंसेप्ट पढ़ाती हूं जिसका नाम है कोडोमिनेंस। डन हो गया, आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पढ़ाती हूं क्या मेरे बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाती हूं कोडोमिनेंस के बारे में, ठीक है, मजेदार चीज है, ध्यान समझिएगा। कोडोमिनेंस, ठीक है, कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस समझिएगा। हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या पढ़ा, हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये पढ़ा है कि एक हम लोगों के पास पिंक कलर का फ्लावर मिला था, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। पहले मैं थोड़ा सा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कंसेप्ट इस पे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये देखो, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसीलिए मैंने इस कंसेप्ट को इसी के साथ लिया, नहीं तो मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मैम हम लोगों ने ये पढ़ा कि F1 जनरेशन में हमको ये वाले फ्लावर मिले थे। वो कंसेप्ट याद रखना कि किस रेशियो में किस वाले क्रॉस में या किस कंसेप्ट में हमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों मिलते हैं, और वो भी सेम। जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक तो सब में मिलते हैं, पर किस में बिल्कुल सेम मिलते हैं। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बिल्कुल सेम मिलते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, बुक्स में कुछ लिखा हो, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कि कैपिटल देखो स्मॉल आर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, कभी भी स्मॉल आर कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो पिंक कलर कैसे आया, क्योंकि कैपिटल आर ने अपना सिर्फ आधा काम किया, अगर वो उसका भी काम कर लेता तो आपका रेड कलर का फ्लावर आता। सो कंसेप्ट को बिल्डअप करना, समझना बहुत जरूरी है। इनकम्प्लीट, अच्छा मैडम आपने ये भी हमको पढ़ाया था कि कई बार ऐसा होता है कि डिफेक्टेड जीन रहता है फिर भी वो नॉर्मल प्रोटीन बनाता है। ये कहानी बहुत रेयर है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो डिफेक्टेड वाला जीन होता है किसी भी कैरेक्टर का, तो वो प्रोटीन बनाता ही नहीं है, समझ में आई। नॉर्मली ऐसा होता है, तो प्रोटीन नहीं बनेगा तो दूसरे वाले को उसका भी काम करना पड़ेगा। पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डोमिनेंसी फेल हो गई क्योंकि उसने रेसेसिव वाले का काम किया ही नहीं। तो कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। रटना नहीं है किसी भी चीज को, क्या क्वेश्चन आते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कौन से पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया गया एंटीराइनियम मेजस के ऊपर, और कितना रेशियो आया, और जीनोटिपिक रेशियो क्या था, फिनोटिपिक रेशियो क्या था, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। वंस द कंसेप्ट इज क्लियर मेरे लल्ला, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो किसी का बाप भी आपको रोक नहीं सकता है। मतलब जेनेटिक्स जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। आई डोंट नो कि लोगों को क्यों टफ लगता है, बट इट इज अ वेरी नाइस थिंग टू स्टडी यार, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में, है ना। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर दुनियादारी के कितने भी क्रॉस हमें दे दो, ठीक है। इवन आपको ऐसा क्रॉस पूछा जा सकता है कि जनरेशन 1 में आपको कोई ब्लेंड कैरेक्टर दे दिया जाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और वहां पर फिर अगर आपने गलत किया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है। एंटीराइनियम स्पीशीज की जगह पर कोई और एग्जाम्पल लेकर अगर आपसे पूछ लिया और F1 जनरेशन में आपको दोनों के कैरेक्टर अगर दिखाई दे रहे हैं, मतलब कुछ अलग सा ही बन के पैदा हो गया है, तो आपको ये समझना है कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। और रेशियो तो बेटा ऐसे याद होना चाहिए कि मतलब अपनी दीवारों पे लिख डालो, जैसे गजनी धर्मात्मा में, गजनी नहीं दैट आमिर खान ने लिखा था ना गजनी वाली मूवी में, यहाँ सब जगह लिखा रहता है, तो बॉडी में तो मत लिखो, पर अगर नहीं नहाते हो तो लिख भी सकते हो, पर अपनी इधर दीवारों पे लिखो, पेपर पे चिपकाओ, स्टिकी नोट्स में चिपकाओ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटिपिक फिनोटिपिक क्या था। बेटा रेशियो पूछा जा सकता है, फिर मुझे मत बोलना मैडम आपने बताया नहीं था, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोगों ने देखा कि F1 जनरेशन में, ध्यान से देखना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने देखा कि F1 जनरेशन में हमें कैपिटल आर स्मॉल आर मिला था और वो पिंक कलर के फ्लावर मिले थे। यहाँ पर ये वाला जो था कैपिटल आर, थोड़ा मैं दूर लिखूंगी इसको, ठीक है, ये हमें मिला था और हमने ये देखा था ये जो है कैपिटल आर, ये कंप्लीट डोमिनेंसी नहीं शो कर पा रहा था, कंप्लीट डोमिनेंसी नहीं शो कर पा रहा था, नो कंप्लीट डोमिनेंसी, ठीक है, डोमिनेंसी, तो इसलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर फेल हो गया। डन, ये नहीं शो कर पा रहा था। आगे
को डोमिनेंस के साथ ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की कहानी। को डोमिनेंस जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर ये बेचारा रो रहा था कि इसने साले ने मेरा काम ही नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। को डोमिनेंस की कहानी थोड़ी सी अलग है। को डोमिनेंस की कहानी बेटा ऐसे है कि मैं मेरा काम करूंगा, तू तेरा काम कर ले। समझ रहे हो बात को? को डोमिनेंस में मैं आपको बहुत अच्छी चीजें पढ़ाने वाली हूं, देखो, ठीक है। को डोमिनेंस में जो बोथ एलील्स हैं, ध्यान से समझना। सपोज दैट कि ये मेरा क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, क्योंकि आपको पता है कि हर क्रोमोसोम पेयर पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई जीन है, सपोज दैट ठीक ये ओके, और यहाँ पर किसी और कलर का जीन बना लेती हूँ, ये जीन है। अब कायदे से अगर मान लो सेम जीन्स होते, ठीक है, एक ही ट्रेट का जीन होता, मतलब एक ही ट्रेट का मतलब ये था, मान लो कि हम लोग एग्जाम्पल ले रहे ब्लड ग्रुप का, ध्यान से समझते जाना है ना। मान लो कि हम लोगों ने लिया ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल, डन। सपोज दैट अब ब्लड ग्रुप का तुमको क्या लगता है कि ब्लड ग्रुप का अगर यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, समझो बात को, अगर यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप हुआ, यहाँ पर ए का जीन हुआ तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा, ठीक है। पर यहाँ पर सपोज और कोई दूसरा एग्जांपल लेके भी हम समझ लेते हैं, ब्लड ग्रुप हटाते हैं, ब्लड ग्रुप तो कोडोमिनेंस का एग्जांपल ही। सपोज दैट हम लोगों ने यहाँ पर हाइट का लिया, पी की हाइट का लिया, अब यहाँ पर कैपिटल टी वाला हाइट है, ठीक है। हमने कैरेक्टर कौन सा लिया, आपको पता है कि कैरेक्टर जो होते हैं वो हमेशा जीन से कंट्रोल होते हैं और कैरेक्टर को हमेशा जीन्स को हमेशा पेयर में लेना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल टी जो है वो किस चीज को कोड करता है, वो होता है टॉलनेस के लिए, ठीक है, कि आपका जो पेड़ बनेगा वो टॉल बनेगा। पर यहाँ पर जीन डिफेक्ट हो गया जिसकी वजह से कोई प्रोटीन नहीं बन पाया, इसलिए कोई प्रोटीन नहीं बनाया तो पौधे ने अपनी हाइट ही नहीं बढ़ा पाया और ये जो है डॉर्फनेस के लिए कोड करने लगा। अब हमने ये सोचा कि भैया ये जो है ये तो भैया इसका भी प्रोटीन बना ले रहा है, ये नॉर्मल डोमिनेंसी का रूल था कि कैपिटल टी वाला इसका भी प्रोटीन बना लेगा तो आपका जो पौधा है वो कैसा हो जाएगा, सारे पौधे कैसे हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे, ठीक है, सारे पौधे 100% टॉल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये हुआ कि सिर्फ ये काम कर रहा है, ये कोई काम नहीं कर रहा है। ये कौन सा रूल है बेटा, ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि अगर आपके एलिलिक पेयर डिफरेंट हैं, अगर आपके ये एलिलिक पेयर हैं, ठीक है, तो एक हमेशा दूसरे को डोमिनेट करेगा, ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। पर सोचो प्रकृति में कुछ ऐसा हो जाए, प्रकृति में कुछ ऐसा हो जाए मेरे बच्चों कि तू तेरा काम कर ले, ठीक है, कि तू तेरा काम कर ले और मैं मेरा काम कर लूं। समझ रहे हो ना बात को, कि प्रकृति में कुछ ऐसा हो जाए कि हर एलिलिक पेयर जो है वो इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम कर ले, कि मैं तो मेरा 50%, मतलब मैं मेरा काम करूंगा, 50% मैं अपना काम करूंगा, 50% तू अपना काम कर, कोई टेंशन नहीं। समझ में आ रही बात? तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कोडोमिनेंस। क्या कहते हैं हम? कोडोमिनेंस। समझ रहे हो बात को? मेंडल ने ये बताया, मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग मेरे लल्ला हुआ क्या था, मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग मैम हुआ ये था कि हमेशा हमें एलिलिक पेयर को एलिल्स को हमेशा पेयर में लेना होता था। अगर ये एलील डिफरेंट है तो एक हमेशा दूसरे को डोमिनेट करता था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द फेलियर ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा फेलियर ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस का ये था कि कई बार ऐसा होता है कि एलिलिक पेयर्स में तो होते हैं, एलील्स जीन्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर में तो होते हैं, पर एक दूसरे को डोमिनेट करे, दूसरा दबा हुआ बैठा हुआ मरा कुचला जैसा रोता रहे, ऐसा होगा नहीं। प्रकृति में कई बार ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं मेरे बच्चों कि तू तेरा काम कर, मैं अपना काम करूंगा, हम दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, पर हमेशा हम एक दूसरे के पेयर के साथ ही रहेंगे। मतलब ये वो शादी है जिसमें पति अपना काम करता रहता है, पत्नी अपना काम करती रहती है, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा काम करते रहते हैं, अपने एक्सप्रेशन देते रहते हैं, किसी के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करता। ये वो शादी नहीं है जिसमें पति जो है अपनी पत्नी को दबाता रहे, तैसी है, नो, ये वो शादी नहीं है, ये को डोमिनेंस वाली शादी है। और ये ऐसी शादियां तो आपको पता ही है कि एनवायरनमेंट में थोड़ी रेयर होती है, इसलिए ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है, ठीक है। नॉर्मली जो है इंडियन सोसाइटी में ऐसा होता है कि पति दबाता है, चल खाना बना, चल, ऐसा होता है। हालांकि आजकल अब जो है नॉर्मली ये एक्सेप्शन ज्यादा हो गए को डोमिनेंस वाले, पर अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि पति बोलता है जा खाना बना, चूल्हा जला, ये कर वो कर। नॉर्मली आजकल की पत्नियां ऐसा मानती नहीं है, तो इसलिए यही तो एक्सेप्शन है। दैट इज वाई
जब पति पत्नी दोनों एक साथ रहते हैं और अपना काम पत्नी करती है और अपना काम पति करता है, दोनों के बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, तब इसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस। मतलब तू भी अपना काम कर ले, मैं भी अपना काम कर लेता हूं, कोई टेंशन नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। मेंडल का रूल यहां पर भी फेल हो गया। कोडोमिनेंस का मेरे बच्चों सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल पता है क्या है? कोडोमिनेंस का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुपिंग। समझ में आ गई बात? कोडोमिनेंस का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुपिंग। चलिए ब्लड ग्रुपिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाना चाहती हूँ, जिसके बारे में पढ़कर आपको बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त आनंद आएगा। ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा है आप लोगों ने, क्लास 11 में पढ़ लिया हम लोगों ने। देखो हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। मैम ए होता है, मैम बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हमारे पास होते हैं। अब हम ये कैसे डिफेक्ट बोल रहे, देखो हम ये कैसे डिटेक्ट करते हैं कि ये ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप है, ये ए बी ब्लड ग्रुप है, या ओ ब्लड ग्रुप है? हमको कैसे पता चलेगा एनवायरमेंट की कि चारों ब्लड ग्रुप है यार? है मैम आपने हमको पढ़ाया। देखो बेटा, देखो कोई शर्म नहीं है, 12वीं कक्षा में पहुंच गए हो, पर 11th क्लास भी नीट में आएगी, तो 11th क्लास के नीट का भी लेक्चर आप देखना, शानदार जबरदस्त तरीके का पढ़ाया हुआ, थोड़ा देखा करो, ध्यान से समझना। होता क्या है कि हमारा ये सपोज दैट हमारा ए हमारी एक आरबीसी है, थोड़ी छोटी आरबीसी बनाती हूँ, ठीक है, ये हमारी एक आरबीसी है, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग में मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे। कोडोमिनेंस का एग्जांपल जो है ब्लड ग्रुपिंग है। इसके लिए मैं आपको 4 आरबीसी बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। ये 1 2 3 एंड 4, ध्यान से समझते जाना है। देखो क्या होता है, अब ए वाला जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ए वाला जो ब्लड ग्रुप है वो कुछ ऐसे बेटा एंजाइम्स बनाता है, ध्यान समझना। ए ब्लड ग्रुप जो है वो कैसे डिसाइड होता है किसी पर्सन में कि ए ब्लड ग्रुप है, ध्यान से समझेंगे। ये वाला जो ए ब्लड ग्रुप, किसी भी पर्सन के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर जीन्स होते हैं, हम कितने बार पढ़ चुके हैं, 50,000 बार। अब क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स होते हैं दे विल डिसाइड विच टाइप ऑफ प्रोटीन गोइंग टू फॉर्म, ठीक है। अब ये ए के अंदर जो जीन थे बेटा, इन जीन ने, अब मैं पूरी डिटेल में बात नहीं करूंगी, इन जीन ने इस आरबीसी के ऊपर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाया, ये 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 बनाया, ठीक है। और इन स्पेशल टाइप के प्रोटीन को मेरे बच्चों हम कहते हैं ए एंटीजन। क्या कहते हैं हम? ए एंटीजन। नॉर्मली एंटीजन फॉरेन होते हैं, पर यहाँ पर हम इस एंटीजन को हम फॉरेन नहीं मानेंगे। एंटीजन नॉर्मली अगर लोग पूछेंगे व्हाट इज द एंटीजन, तो एंटीजन वो चीजें होती है जो बाहर से आती है और बॉडी उनके खिलाफ लड़ती झगड़ती है, पर यहाँ पर बॉडी इन एंटीजन के खिलाफ नहीं लड़ेगी क्योंकि ये हमारे द्वारा बनाए गए हैं और बॉडी बचपन से इनको जानती थी, तो इनके खिलाफ रिएक्ट नहीं करेगी। तो क्या हुआ बेटा, ए ब्लड ग्रुप जिनका था, ठीक है, या उनके क्रोमोसोम्स के पास कुछ ऐसे जीन्स थे जो कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स बनाते थे, और उन एंजाइम्स की वजह से एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन आरबीसी के ऊपर बनता था जिसे हम ए एंटीजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये ए एंटीजन के नाम से जानते हैं, ये प्रोटीन है। डन हो गई इतनी बात, ठीक है। तो क्या क्या बोला मैंने, कोई भी पर्सन जिसका ए ब्लड ग्रुप बनना है उसके क्रोमोसोम्स के पास कुछ स्पेशल टाइप के जीन्स होते हैं जो स्पेशल टाइप के एंजाइम्स बनाते हैं। ये एंजाइम एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाता है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी विच इज कॉल्ड एज ए एंटीजन। ऐसा ही अगर बी वाले के पास बी एंटीजन के लिए भी होगा, ध्यान समझो, बी वाले के पास क्या होगा, बी एंटीजन के लिए होगा, समझो बात को, बी वाले के पास क्या होगा बच्चों, बी एंटीजन होगा। डन, समझ में आई बात। ऐसे ही क्या होगा ए बी वाले के पास। अब यहां पर कहानी समझना, यहां पर पति अपना एंटीजन बना रहा है, ए एंटीजन बन गया, पत्नी बी एंटीजन बना रही है, पर यहां पर पति पत्नी को दोनों को एक साथ रहना है, जीवन एक साथ गुजर बसर करना है। एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों एंटीजन को एक साथ कैसे रहेंगे, तो यहां पर यह होता है कि इनके क्रोमोसोम्स के ऊपर कैसे अरेंजमेंट होता है ए और बी का, आओ देखते हैं। चलो अब देखो क्या है, अब यहां पर देखो वही सेम चीज है बेटा। ए हमारा कैसे बना, क्योंकि ए, ये देखो हमेशा मैं कहां पे लिखूं यार, यहां पे लिखती हूँ, चलो यहाँ पर देखो ए वाला क्यों बना, क्योंकि ए वाला के पास ये हमेशा क्रोमोसोम्स क्या होंगे, पेयर पे होंगे। यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप बनाने वाला जीन होगा, यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप बनाने वाला जीन होगा उसके पास ए जो है एलील होगा, यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप बनाने वाले एलील होंगे, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी के साथ भी क्या कहानी है कि बी के साथ भी यहाँ पर 2 क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होंगे क्रोमोसोम ना बेटा, तो यहाँ पर भी बी के पास क्या होगा, रेड कलर से बनाती हूँ, देखो यहाँ पर बी के पास क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप के पास बी एंटीजन बनाने वाले एलील होंगे, यहाँ पर भी बी एंटीजन बनाने वाले एलील होंगे। अब यहाँ पर देखो क्या कहानी है, ए बी
ए बी के पास भी 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, 2 क्रोमोसोम है, पर कहानी ये है कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम के पास ए एंटीजन बनाने वाले एलील्स हैं और बी के पास, ये वाले क्रोमोसोम के पास बी एंटीजन बनाने वाले क्रोमोसोम है। अब क्या होगा, ए के पास हमेशा क्या समझा आपने कि क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं, एलील्स हमेशा पेयर में होते हैं, ये सेम हो सकते हैं डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पर अभी एलील दोनों सेम हैं और वो दोनों डोमिनेंट हैं और इसलिए हम लोग मानते हैं कि ए वाला एंटीजन सरफेस के ऊपर बना इसलिए ब्लड ग्रुप ए है। यहाँ पर सिर्फ बी वाले एंटीजन बने इसलिए क्या बना, हमारा बी ब्लड ग्रुप बना। पर ए बी में एक क्रोमोसोम के पास ब्लड ग्रुप का ए एलील है और दूसरे क्रोमोसोम के पास ब्लड ग्रुप का बी एलील है, ठीक है। हमेशा एलील क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, ओके। तो यहाँ पर कहानी ये होगी बच्चों, यहां पर कहानी ये होगी कि इस वाले आरबीसी पर भर भर के ए एंटीजन भी बनेंगे और भर भर के बी एंटीजन भी बनेंगे। समझ में आ रही बात, हाँ, भर भर के ए एंटीजन भी बनेंगे और भर भर के बी एंटीजन भी बनेंगे, डन है ना, ठीक है। तो भर भर के ए एंटीजन भी बनेंगे और भर भर के बी एंटीजन भी बनेंगे। अब होगा ये, अब इस आरबीसी के ऊपर तो दोनों प्रकार के एंटीजन बन रहे हैं, तो यहां पर ये हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं हो पाता। यहां पर कई बार ऐसा होता है कि एलिलिक पेयर में दोनों एलील्स अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस करते हैं और यहां पर फिर ये कहलाता है कोडोमिनेंस। यहां पर ये वो शादी है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते, गुजर बसर अच्छे से करते हैं, तू तेरा काम कर मैं मेरा काम करूंगा। और ऐसा ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है, यहां पर दोनों एंटीजन है, यहां पर दोनों एंटीजन सरफेस पे बन रहे हैं। समझ में आ गई बात, दोनों एंटीजन सरफेस पे बन रहे हैं इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी होगा। समझ में आई बात। अब यहां पर मैं बात करूंगी किसकी, ओ ब्लड ग्रुप की। अब ओ ब्लड ग्रुप के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, यहां पर ओ ब्लड ग्रुप के पास एक एलील है, ठीक है, ध्यान से, कौन से कलर से, ठीक है। यहां ओ ब्लड ग्रुप के पास बेटा एक एलील है जो कि आई एलील कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चों, जो कि आई एलील कहलाता है। और ये जो आई एलील होता है ये डिफेक्टेड एलील है। समझ में आई बात, ये जो एलील है ये डिफेक्टेड एलील है और ये कोई प्रोटीन नहीं बनाता, नो एंटीजन या नो प्रोटीन, कोई प्रोटीन नहीं बनाता, इसलिए इनके सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं होता, नो एंटीजन। और ऐसे ब्लड ग्रुप को हम लोग ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। समझ आ गई बात, ठीक है। ये जो आई एलील है ना, आई एलील मतलब ओ ब्लड ग्रुप मतलब जीरो एंटीजन, ओ को जीरो से याद रखो, ठीक है। तो ओ ब्लड ग्रुप जिनका भी होता है उनके पास उनके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होता, क्योंकि एंटीजन बनाने के लिए हमें जीन चाहिए, क्योंकि एंटीजन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन बनाने के लिए हमारे पास जीन चाहिए। और जीन ए हो सकता है, बी हो सकता है, पर यहाँ पर कोई ए बी नहीं है, यहाँ पर वो सारे जीन डिफेक्टेड हो गए इसलिए हम उसका नाम दे दिए आई एलील। और आई एलील डिफेक्टेड है, म्यूटेड एलील है और वो कुछ भी नहीं बनाता है। समझ आ गई बात। अब देखो एक और पॉसिबिलिटी समझाती हूं, ध्यान समझा। अब ये ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप है। अगर दोनों क्रोमोसोम्स के पास कैपिटल ए मतलब ए एलील होगा तो ए ब्लड ग्रुप बनेगा। पर पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती है, यहां लिख रही हूं बेटा, ठीक है, यहां पर ऐसा लिख रही हूं, पर पॉसिबिलिटी मेरे बच्चों ऐसा भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस कि अगर आपके पास दोनों क्रोमोसोम के पास ए एलील है, पर अगर दूसरे क्रोमोसोम के पास आई एलील है, आई मतलब अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है ए आई, तो भी आपका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए, तो भी आपका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा बच्चों, ए। समझ में आ गई बात। अगर आपके पास ये एलीलिक कॉम्बिनेशन है ए आई, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए जो है, आई तो क्या हो गया, म्यूटेड एलील है, कोई टेंशन ही नहीं। हमेशा कोई भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए एलील्स हमेशा पेयर में होते हैं, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर, ये सब पढ़ा ना हम लोगों ने। ऐसे ही ब्लड ग्रुप को भी एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा हमें पे एलील्स को पेयर में दिखाना पड़ता है। अब ए ब्लड ग्रुप ऐसा भी बन सकता है और ए ब्लड ग्रुप ऐसा भी बन सकता है, क्योंकि आई जो है ये कोई प्रोटीन नहीं बना पा रहा है क्योंकि ये म्यूटेड एलील है और ए जो है उसको डोमिनेट कर जाता है। ऐसे ही बी के साथ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो मेरे साथ। बी के साथ कहानी ये है कि आपके एक, देखो बी के साथ क्या कहानी है मेरे बच्चों, बी के साथ ये है कि एक के पास बी एलील हो और दूसरे के पास आई एलील हो, ठीक है, दूसरे के पास क्या हो, आई एलील हो, तो आपका ब्लड ग्रुप अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है बी आई, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या बन जाता है, बी, ठीक है। तो ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि अगर आपको बी ब्लड ग्रुप बनाना है तो या तो आप ऐसे एलील वाले हो,
ठीक है, आपके दोनों क्रोमोसोम पे ऐसे एलील हो या तो आपके दोनों क्रोमोसोम पे ऐसे भी एलील हो सकते हैं। ए बी के लिए कोई आई वाला कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि इसके एक क्रोमोसोम पे ए है और दूसरे क्रोमोसोम पे बी है, तो म्यूटेटेड एलील आने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहां पर ये वाला कंसेप्ट फेल है कि इसके पास आई एलील आएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फेल करने के लिए 3 ब्लड ग्रुप नहीं फेल करते उसको, ए बी लॉ ऑफ डोमिनेंस को सिर्फ और सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप फेल करता है, क्योंकि वहां पर आई एलील वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता, उसमें को डोमिनेंस वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो को डोमिनेंस का जो एग्जाम्पल है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों किस चीज के लिए है? को डोमिनेंस का एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप के लिए है। समझ आ गई बात? को डोमिनेंस वाला एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप के लिए है, बाकी तीनों ब्लड ग्रुप के लिए कोई वो नहीं है। अब इसका तो भैया आई और आई ही होगा, ठीक है, तो इसका ब्लड ग्रुप हमेशा ओ बनेगा। डन हो गई इतनी बात। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है ब्लड ग्रुप बनाने की? 6। कितनी पॉसिबिलिटी है? 6। देखो, 2 इसकी हो गई, 2 इसकी हो गई 4, एक ये हो गया 5 और एक आई हो गया 6। देखो फिर से बता देती हूँ, आपके किसी ए बी ओ ब्लड बनाने की पॉसिबिलिटी क्या है? अगर आपको ए ब्लड ग्रुप चाहिए तो आपकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है और ये हो सकती है। डन, समझ में आई बात? अगर आपको बी ब्लड ग्रुप चाहिए तो आपकी पॉसिबिलिटी दोनों क्रोमोसोम पे सेम एलील हो या ये हो। ए बी के लिए आपके पास आई वाला कोई कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, यही होंगे दोनों क्रोमोसोम पे। और अगर आपको ओ ब्लड ग्रुप चाहिए तो दोनों जो आपके क्रोमोसोम होंगे उसके पास म्यूटेटेड एलील होगा और यहाँ पर रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब 2 रेसेसिव कैरेक्टर आपस में साथ में होते तो वो एक्सप्रेस होते, तो इसलिए वो ब्लड ग्रुप बना। यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई हो रहा है कि जब 2 डोमिनेंट कैरेक्टर रहते तो एक्सप्रेस होते हैं। यहाँ पर भी लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई हो रहा है कि एक डोमिनेंट होता है एक रेसेसिव होता है तो डोमिनेंट अप्लाई होता है। यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस सक्सेसफुल हो रहा है। यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो गया कि जब 2 डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं तो डोमिनेंट आता है, पर यहाँ पर दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर अलग अलग हैं और वो दोनों अपने आप को इंडिविजुअली एक्सप्रेस कर रहे हैं सेम आरबीसी में। सो ए बी इज द एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस। ये याद रखना, ब्लड ग्रुपिंग में भी आपको स्पेसिफिकली ये पता होना चाहिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है, तो ए बी। तो ब्लड ग्रुप बनाने की टोटल 6 पॉसिबिलिटी हो सकती, 2, 4, 5, 6। समझ में आ गई बात? डन हो गई। आइए इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। चलिए, कोडोमिनेंस। बिसाइड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस सर्टेन एलील्स शो द कोडोमिनेंस। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखो कोडोमिनेंस, एक है लाल भैंसिया, एक है सफेद भैंसिया, पर फिर हमको मिली एक चितकबरी भैंसिया जिसमें रेड और व्हाइट दोनों थे, तो दोनों कलर अपने आप को इंडिविजुअली साथ साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, तो रॉन जो कलर बनता है वो एक्चुअली कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, here F1 both allele express themselves equally and there is no mixing of the effect of both the alleles। समझ में आई बात? कोई मिक्सिंग नहीं है, दोनों कैरेक्टर अपने आप को इंडिविजुअली F1 जनरेशन में प्रॉपरली एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हाइब्रिड बनेगा वो दोनों पेरेंट्स का आधा आधा होगा। ठीक है, एलील्स which do not show dominance recessive relationship, ठीक है, and are able to express themselves independently। यहाँ पर डोमिनेंट और रेसेसिव का कोई चोली दामन का खेल नहीं है, यहाँ पर दोनों कैरेक्टर अपने आप को इंडिविजुअली एक्सप्रेस करेंगे और ये दोनों एलील्स आपस में एक साथ प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये फ्लावर है, रेड है, व्हाइट है, हमको एक चितकबरा फ्लावर मिला, मतलब रेड भी आया और व्हाइट आया। ठीक है, तो दिस इट मीन्स टू से दैट कि को डोमिनेंस हुई, दोनों कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप इज द गुड एग्जांपल ऑफ द को डोमिनेंस। समझाया मैंने आपको? एबीओ ब्लड ग्रुप इज सेम चीज लिखी है यार। ठीक है, अब ये एंटीजन बता रहा है कि ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता है और ए के ऊपर ए एंटीजन होता है, बी के ऊपर बी एंटीजन होता है, ए बी के ऊपर दोनों एंटीजन। तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नाउ एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो आई जीन से कंट्रोल होता है। इसका कहने का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बोल रहा है, यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है, देखो मैंने तुमको समझाया ना कि यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल आई है। ठीक है, कैपिटल आई, अगर आई ए होगा तो ए ब्लड ग्रुप बनेगा यार। ठीक है, अगर यहाँ पर कैपिटल आई ए होगा तो ए ब्लड ग्रुप बनेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं अच्छे समझा देती हूँ जो आपकी बुक्स में लिखा होता है। देखो यहाँ पर ये बोल रहा है, मैंने जो समझाया वो बिल्कुल शानदार जबरदस्त तरीका है, पर अगर आपकी बुक में पहुंच जाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये ए ब्लड ग्रुप वाला है, अगर यहाँ पर आई ए हुआ तो आपका ब्लड ग्रुप बनेगा ए, यहाँ पर भी आई ए हुआ
तो आपका ब्लड ग्रुप बनेगा ए। यही चीज तो मैंने समझाई थी। तो वो ये बोल रहा है कि आपके पास आई, एक कैपिटल आई एक जीन है जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है, ठीक है। यहाँ पर मान लो हमको बी बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो बी बनाना है तो हमें क्या करना है, अगर मैम हमें बी बनाना है तो बस अगर हमारे पास आई बी बना है, यहाँ पर भी आई बी बना है, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, बी, ठीक है। सेम चीज अगर मैं थर्ड पॉसिबिलिटी बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास, ध्यान से समझो, यहाँ पर हमारे पास अगर आई ए है और यहाँ पर हमारे पास अगर आई बी है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी आर, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड के साथ दिक्कत ये है कि आपके पास यहाँ पर ये जो कैपिटल आई था, जो डोमिनेंट कैरेक्टर था, उस पर हो गया म्यूटेशन, तो अब ये कुछ प्रॉपरली बनाता ही नहीं है, ठीक है, कुछ खाता ही नहीं है। तो अब ये म्यूटेटेड हो गए ना बच्चों, ये कैसे हो गए, म्यूटेटेड हो गए। जब म्यूटेटेड हो गए तो ये कैपिटल आई की जगह स्मॉल आई बनाने लगे। ये म्यूटेटेड हो गए तो ये कोई प्रोटीन बनाते ही नहीं थे, कोई प्रोटीन नहीं बनाते थे तो कोई एंटीजन बनता ही नहीं था। कोई एंटीजन नहीं बनेगा तो आपकी जो आरबीसी होगी उस पर कोई एंटीजन नहीं होगा। नो, आरबीसी तो बहुत ही गंदी बना दी। तो आपकी जो आरबीसी होगी उस पर कोई एंटीजन नहीं होगा, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ, नो एंटीजन। समझ में आई बात। ये कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 1 2 3 और एक 4। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर आपको ए ब्लड ग्रुप बनाना है, कि अगर आपके पास ये कंडीशन हो आई ए, ठीक है, और अगर आपके पास एक क्रोमोसोम पर ये कंडीशन हो स्मॉल आई, ये ठीक है, मतलब अगर आपके पास ये कंडीशन है तो भी आपका ब्लड ग्रुप ए बनता है, और अगर आपके पास ये कंडीशन हो कि अगर आपके पास आई बी और आई हो स्मॉल आई तो भी आपका ब्लड ग्रुप बी बनता है। तो आपके पास टोटल 6 पॉसिबिलिटी होती है किसी भी ब्लड ग्रुप के कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। कैपिटल आई मतलब आई इज अ जीन विच कंट्रोल फॉर द ब्लड ग्रुप। मैंने जो बताया उसमें आई नहीं लिखा, पर कहानी तो सेम ही थी। तो हम ये मानते हैं कि जो जीन ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है वो होता है कैपिटल आई, ठीक है। कैपिटल आई जो जीन कंट्रोल करता है ब्लड ग्रुप को, उसको कहते हैं हम कैपिटल आई। अब कैपिटल आई कोड्स फॉर द ए ब्लड ग्रुप, कैपिटल आई कोड्स फॉर द बी ब्लड ग्रुप। इफ कैपिटल आई इज कोडिंग फॉर ए ब्लड ग्रुप तो ए एंटीजन बनेगा, अगर बी ब्लड ग्रुप को कोड कर रहा है तो बी एंटीजन बन रहा है। अगर इसमें म्यूटेशन हो गया, अच्छा दोनों को कोड कर रहा है तो ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, इसमें म्यूटेशन हो गया तो स्मॉल आई हो गया। अब ये कोई प्रोटीन नहीं बना रहा, आपका ब्लड ग्रुप ओ बनेगा, सॉरी। अब अगर डोमिनेंट और रेसेसिव को एक साथ मिला दे, मतलब कैपिटल आई ए और स्मॉल आई को मिला दे, तो स्मॉल आई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो आपका ब्लड ग्रुप जो है वो ए बनेगा। अगर कैपिटल आई बी और स्मॉल आई को मिला दें तो आपका ब्लड ग्रुप बी बनेगा। ए बी के साथ आई आ नहीं सकता क्योंकि वो दोनों आपस में खुश हैं, वो किसी और को आने ही नहीं देते हैं, ठीक है। तो आपके पास टोटल 6 पॉसिबिलिटी होती है, वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है। सो ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल हैज अ शुगर पॉलीमर दैट प्रोट्रूडेड फ्रॉम इट्स सरफेस। इट इज अ काइंड ऑफ शुगर कंट्रोल्ड बाय दी जीन, ठीक है। तो ये जो आई जीन है ये आरबीसी के ऊपर स्पेशल टाइप का प्रोटीन शुगर बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन जिसे हम कहते हैं, और ये एंटीजन कहलाता है। और ये आई के 3 एलील हो सकते हैं, आई ए आई बी और स्मॉल आई, ठीक है। आई ए आई बी 3 एलील्स हैं इसके। अब हो सकता है कि आपके दोनों क्रोमोसोम पे आई ए होगा तो ए ब्लड ग्रुप, दोनों क्रोमोसोम पे आई बी होगा तो बी ब्लड ग्रुप, एक क्रोमोसोम पे आई ए होगा दूसरे क्रोमोसोम पे आई बी होगा तो ए बी ब्लड ग्रुप, दोनों क्रोमोसोम डिफेक्टेड हो गए, एलील डिफेक्टेड हो गया तो दोनों क्रोमोसोम के पास म्यूटेटेड एलील है तो आपके पास कोई एंटीजन नहीं बनेगा, ब्लड ग्रुप ओ। अगर एक आई ए है दूसरा स्मॉल आई है तो इसको ये डोमिनेट कर जाएगा, ब्लड ग्रुप ए। अगर एक आई बी है और दूसरा स्मॉल आई है तो बी डोमिनेट कर जाएगा आई को, तो क्या बन जाएगा बेटा, बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। डन हो गई इतनी बात। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी दी हुई है, डन। The allele IA and IB produces slightly different from the sugar, while allele I does not produce any sugar. यही लिखा हुआ sugar मतलब बेटा एंटीजन है ना, एंटीजन याद रखो। Because humans are diploid organism, each person possesses 2 of alleles, ठीक है, 3 I जीन एलील्स। ये कंसेप्ट समझाऊंगी। एक ह्यूमन बीइंग में 2 पेयर ऑफ एलील्स हो सकते हैं, ईदर इट इज आई ए कैपिटल आई एंड स्मॉल आई, ईदर इट इज कैपिटल आई कैपिटल आई। तो 2 ही एलील्स हो सकते हैं ब्लड ग्रुप वाले, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। कैपिटल आई कैपिटल आई बी, ठीक है, इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आई, ओके। इन अदर वर्ड्स आई एंड आई स्मॉल आई प्रेजेंट, ओनली आई एक्सप्रेस होगा, ब्लड ग्रुप आपका ए बनेगा क्योंकि स्मॉल आई कोई प्रोटीन नहीं बनाता है। अगर आपकी कहानी में कैपिटल आई बी है और स्मॉल आई है तो आपका ब्लड ग्रुप बी बनेगा क्योंकि स्मॉल आई कोई नहीं बनाता है, क्या, एंटीजन। बट वेन आई एंड आई बी आर प्रेजेंट टूगेदर, पर अगर वो दोनों एक साथ हैं तो वो एक दूसरे को एक साथ एक्सप्रेस करेंगे और इसे ही हम को डोमिनेंस कहते हैं। आई होप कि जल्दी नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बार पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर तुम्हारी स्लाइड्स के अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ब्लड ग्रुप को जीन आई कंट्रोल करता है और जीन आई के 3 एलील्स हैं।
अब ये एलील हमेशा पेयर में होंगे। अब डिपेंड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप में कौन से दो एलील्स का एक्सप्रेशन हो रहा है। अगर एक डोमिनेंट रेसेसिव का हो रहा है तो भी ब्लड ग्रुप आपका डोमिनेंट वाला ही बनेगा, दोनों डोमिनेंट है तो भी डोमिनेंट वाला बनेगा, पर अगर दोनों रेसेसिव है जैसे स्मॉल आई तो आपका ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। डन है। सो दीज आर द पॉसिबिलिटी। देखो यही बताया मैंने, ए बनेगा, कैपिटल आई कैपिटल बी ए भी बनेगा, कैपिटल आई स्मॉल आई ए बनेगा, कैपिटल बी अच्छा ये तो सेम हुआ रे, यहाँ पर आई स्मॉल आई होना चाहिए था, स्मॉल आई होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था बी स्मॉल आई, आपका ब्लड ग्रुप होना चाहिए था बी। ठीक है, ओके, अरे इसको उल्टा लिख दिया। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था, बी स्मॉल आई ब्लड ग्रुप बनेगा बी। सो ये पॉसिबिलिटीज है एक। ठीक है, गिनले अपन ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी। ठीक है ओके, तो पॉसिबिलिटी आपकी 6 बनेंगी। ठीक, कैसे बनेंगी, ओ का तो दिया ही नहीं है इसमें, तो 1 2 3 4 और 6 बनेंगे, मैंने आपको बताया ये दिया ना। ओके 6। ठीक, डन। अब हम लोगों को यहाँ पर कुछ क्रॉस करने, 6 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, अब यहाँ पर हमें कुछ क्रॉस करने हैं। ठीक है, अब सिलेक्ट द पेयर ऑफ पेरेंट दैट कैन प्रोड्यूसेस चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ। हमको यहाँ पर ये दिखाना है कि किस पेयर ऑफ चाइल्ड में क्रॉस करना सिखाती हूँ मैं आपको। हमें ये बताना है कि इन 4, ये क्वेश्चन करा रही हूँ कोडोमिनेंस का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन से बच्चे में ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। चलो एक एक करके मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग ए वाला क्रॉस लगाते हैं। देखो हमारे पास एक है ये, ठीक है, क्रॉस लगाना सिखा रही हूँ मैं, सीधे सीधे आप कैसे अपने एग्जाम में जल्दी से परफॉर्म करेंगे आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ये है बच्चों, ये है आपका ऐसा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। अब इसमें आपको रूल लगाना है बेटा 13 23 14 24। ठीक है, हमको ये बताना है कि किस सिलेक्ट द पेयर ऑफ पेरेंट दैट कैन प्रोड्यूसेस चाइल्ड विद ओ ब्लड ग्रुप। हमको इन चारों ऑप्शन में ये बताना है कि कौन से पेयर ऑफ पेरेंट जो है बच्चा ओ ब्लड ग्रुप वाला पैदा करेंगे। अब 13 23 14 24 हमेशा याद रखो बेटा, क्योंकि पुनेट स्क्वायर बनाने का हमारे पास टाइम नहीं होता, इसलिए मैं आपको ये रूल सिखा रही हूँ। 13 23 14 24 पहले का तीसरे से फ्यूज करोगे तो ये बनेगा 13। ठीक है, यही बनेगा, फिर 23। ठीक है, दूसरे का तीसरे से करो तो ये बनेगा ऐसा। 14 फर्स्ट का फोर्थ से करोगे तो क्या बनेगा ए, और ये बनेगा। ठीक है, 24 ओके, ये स्मॉल आई, ये पहला हो गया। ठीक, ये डन हो गया, यही है ना, आई थिंक यही है। ओके, ये फर्स्ट ऑप्शन का ये है। अब देखो क्या क्या, मैं पहले पूरे बना लूं उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कहाँ क्या बनेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हम सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा ऑप्शन है ये। ठीक है, दूसरा ऑप्शन किसी और कलर से सॉल्व करूं क्या, इससे सॉल्व करती हूँ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मेरे लल्ला ये। ठीक है, ये अब इसमें भी 13 23 14 24 रूल लगाओ, पहले का तीसरे से कराओ, ये पहले का तीसरे से कराओगे तो ये बनेगा ए बी। ठीक है, फिर फर्स्ट का पहले का तीसरे से, फिर दूसरे का तीसरे से कराओ, दूसरे का तीसरे से, फिर पहले का चौथे से। ठीक है, दूसरे, ठीक है, और फिर दूसरे का चौथे से, ये बनेगा। डन। सो ये हमारा हो गया दूसरा कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब मैं तीसरा यहाँ पे लिखूंगी क्योंकि जगह वहां पे नहीं है। थर्ड देखो बेटा, ये बन गए। तीसरा देखो, तीसरा क्या दिया हुआ है, स्मॉल आई स्मॉल ये, और ये 13 23 14 24 लगाओ पहले का तीसरे से, तो क्या बनेगा बेटा, ये कैपिटल आई है यार। कई बार हम लोग ऐसा भी ध्यान से देखना, क्रॉस करते समय हमें एक एक वर्ड को ध्यान से देखना होता है, नहीं तो ये भी गड़बड़ी हो सकती है। पहले का तीसरे से कराओ तो क्या बनेगा, ये बनेगा। दूसरे का तीसरे से कराओ तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, दूसरे का तीसरे से कराते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है। डन। पहले का तीसरे से, दूसरे का तीसरे से, पहले का चौथे से, दूसरे का चौथे से। ठीक है, ये बनेगा। अब ध्यान से देखते जाना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस है। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, डन। अब हम चौथा कॉम्बिनेशन यहाँ पे लगा रहे हैं। चौथा कॉम्बिनेशन क्या है, आई बी स्मॉल आई। मुझे ये भी देखना है पहले का तीसरे से, ठीक है, दूसरे का तीसरे से, पहले का चौथे से, दूसरे का चौथे से। ठीक है, डन। ओके, चलिए इसको लगा लेते हैं। पहले का तीसरे से लगाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा आई बी। दूसरे का तीसरे से लगाएंगे तो भी यही कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा।
पहले का चौथे से लगाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन बनाएगा, दूसरे का चौथे से बनाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है। अब हमको ये बताना है, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन में ये देखना है कि कौन से पेरेंट, यहाँ पर देखो अब हमारे पास चारों ऑप्शन को मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। 13, 23, 14, 24 सारे सही हैं, आई होप कि मैंने सही लिखा है। पहले का तीसरे से ये बना, ठीक है, 13, दूसरे का तीसरे से ये बना, ठीक है, पहले का चौथे से ये बना, दूसरे का चौथे से ये बना। अब देखो ये वाला जो चौथा वाला बच्चा है स्मॉल आई, ये भी ओ ब्लड ग्रुप बना रहा है, ये भी ओ ब्लड ग्रुप बना रहा है, डन। इनमें से कोई स्मॉल आई नहीं है, तो ये दोनों तो कोई भी ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप नहीं बना रहे। यहां पर भी अगर आप देखो तो यहां पर भी ये 2 ओ ब्लड ग्रुप बन रहे हैं, 2। तो अगर आपके पास ऐसा सवाल आ जाए तो आपको ये भी देखना है कौन मैक्सिमम बना रहा है, तो मैक्सिमम ये बना रहा है, ठीक है, मैक्सिमम कौन बना रहा है, ए। उसमें 1 बन रहा है, इसमें 2 बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कौन ओ ब्लड ग्रुप बना रहा है, तो जो मैक्सिमम बनाएगा उस पर टिक करना, तो आपका राइट आंसर होगा 3। इसमें 2 स्मॉल आई हैं, इसमें 2 बच्चे ऐसे बनेंगे जो कि ओ ब्लड ग्रुप वाले होंगे, इसमें 2 चाइल्ड ऐसे बनेंगे जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होंगे। सो ऐसा क्रॉस भी आ सकता है, सीधे कुछ नहीं करना है, 13, 23, 14, 24 का रूल लगाना है, पहले का तीसरे से, दूसरे का तीसरे से, पहले का चौथे से और दूसरे का चौथे से, ठीक है। 13, 23, 14, 24 रूल लगाना, फटाक से आंसर आएगा, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं होगी। समझ में आ गई बात, डन। अब हम लोग आपके एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, आइए देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है। व्हेन द एक्सपेरिमेंट ऑन द पीस वर रिपीट, अच्छा वैसा क्वेश्चन है नॉर्मली आता नहीं क्योंकि चारों ऑप्शन डिफरेंट होते हैं, पर अगर कभी ऐसा आ गया तो जो मैक्सिमम रिजल्ट देगा हमेशा टिक उसी पर करना है आपको, ठीक है। नाउ when the experiment on the peas were repeated using other traits and other plants, it was found that sometime the F1 had phenotype did not resemble either of 2 parent and it was between the 2। जब उन्होंने पी के अलावा दूसरे प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया तो उनको वैसे F1 में रिजल्ट नहीं मिले, कायदे से डोमिनेंट रिजल्ट मिलना चाहिए था पर ऐसा हुआ नहीं, वो दोनों कैरेक्टर आपस में मिक्स हो गए। जब दोनों कैरेक्टर आपस में मिक्स हो गए तो वो मिक्स एक्चुअली दोनों के बीच का कैरेक्टर मिलने लगा, ठीक है, जो कि दोनों पेरेंट की तरह मैच नहीं हो रहा था। The inheritance of flower color in the dog flower, ठीक है, it is called as snapdragon antirrhinum species, बेटा नाम याद रखना आपको। It is a very good example to understand the incomplete dominance, okay, in a cross between true breeding red flower। जब हमने true breeding red flower के साथ हमने white flower को क्रॉस कराया, ठीक है, जब हमने ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर के साथ व्हाइट फ्लावर को क्रॉस कराया, ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर ही दे रहे थे, ठीक है, व्हाइट फ्लावर वो होंगे जिनके पास 2 रेसेसिव जीन होंगे, वो कोई प्रोटीन नहीं बनाते इसलिए व्हाइट फ्लावर बन गए, ठीक है। तो F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर मिला जो कि रेड होना चाहिए पर वहां मिला पिंक, ठीक है। जब F1 को सेल्फ पॉलिनेट कराया तो रेशियो हमें मिला 1 कैपिटल आर जो कि रेड बना, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर जो कि पिंक बने और 1 बना स्मॉल आर जो कि व्हाइट बना। सो यहाँ पर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्टली, ठीक है। Here the genotype ratios are exactly we would expect in any, एकदम सेम था फिनोटाइप की तरह, ठीक है। किसी भी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ऐसा हो ही नहीं सकता। मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है और फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है, पर यहाँ पर तो कहानी गड़बड़ी हो गई, ठीक है। यहाँ पर ओके, नाउ what happened was R was not completely, capital R was not completely dominant over the small r. This has made it possible to the distinguish capital R small r as a pink from capital R and small r, ठीक है। तो पिंक बना जिससे हम जो है डिफरेंशिएट कर पाए कि कैपिटल R रेड बना रहा है, स्मॉल आर व्हाइट बना रहा है। क्यों बना रहा है ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। नाउ एनसीईआरटी से अब हम लोग देखेंगे कोडोमिनेंस। टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग क्रॉसेस where the F1 resemble either of 2 parent, ठीक है, dominance और was in between incomplete dominance। हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि या तो डोमिनेंसी होगी या तो दोनों के बीच का कैरेक्टर बनेगा, ठीक है। इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पर कोडोमिनेंस में हमें ये आता है कि जो जनरेशन हमें मिली वो बिल्कुल दोनों पेरेंट की तरह दिखाई दे रही थी। A good example of the codominance is the ABO blood grouping, ठीक है। ABO blood grouping are the controlled by the gene I. The plasma membrane of red blood cell has a sugar polymer protrude from its surface, and this kind of sugar is controlled by the gene I. The gene I has 3 possible alleles, ठीक है, 3 possible alleles होते हैं, ठीक है।
आई के 3 एलील हैं, ये देखो 3 एलील कंट्रोल करते हैं ब्लड ग्रुप को, पर तुम्हारे पास हमेशा 2 ही होगा। भले ही 3 एलील कंट्रोल करते हैं पर तुम्हारे पास हमेशा 2 ही होगा। इसका कारण भी मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। द एलील आई कैपिटल आई कैपिटल ए कैपिटल आई कैपिटल बी प्रोड्यूसेस slightly different from the form of sugar, while the allele small I does not produce any type of sugar, क्योंकि recessive था, क्योंकि mutate था, इसलिए कोई एंटीजन बना ही नहीं पाया। Because humans are diploid organism, each person possess any 2 of the alleles, क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो हमारे पास हर चीज़ पेयर में होती, 3 नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन हो सकता है ये, ठीक है। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ए भी बनेगा, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ए बनेगा, ठीक है। और अगर ये वाला कॉम्बिनेशन है तो बी बनेगा, ठीक है। ये वाले कॉम्बिनेशन में ए भी बनेगा, ठीक है। तो अगर आपके आरबीसी के पास दोनों जीन्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं, अगर आपकी आरबीसी के पास दोनों जीन्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं और ये दोनों आपस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, तो ये है एग्जाम्पल कोडोमिनेंस का। ये याद रखना, अपने कान खोल के अपने कान में घुसा लो, अपने दिमाग में बिठा लो कि चारों ब्लड ग्रुप में 3 जो है वो नहीं है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल। कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अपने कान में घुसा लो, अपने दीवार पे लिख डालो, अपने पेट में लिख लो, अपनी छाती में लिख दो, गजनी बन जाओ, जो करना है करो, पर ये याद रखना कि सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, ठीक है। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स, देयर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलील्स दैट आर पॉसिबल। 3 एलील है और तीनों एलील में 3 एलील एक साथ नहीं पाए जाएंगे, कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो टोटल 6 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। कैपिटल आई ए कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी कैपिटल आई बी, कैपिटल आई ए स्मॉल आई, कैपिटल आई बी स्मॉल आई और स्मॉल आई और कैपिटल ए आई ए और कैपिटल आई बी। ये 6 कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे किसी भी इंडिविजुअल में ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग के लिए। सो ये कॉम्बिनेशन बेटा तुम्हें रट जाना चाहिए ऐसे, जैसे कि ब्रेड में बटर, दाल में चावल। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 क्यों दिया, आई डोंट नो, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू, ओके। सो ये वाला कॉम्बिनेशन है आई ए ब्लड ग्रुप बनेगा, ये वाला कॉम्बिनेशन है बी ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, ये वाला कॉम्बिनेशन बना ए ब्लड ग्रुप बनेगा। ये दोबारा क्यों रिपीट किया गया है मुझे समझ में नहीं आता, ये सेम चीज़ है, ओके। 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। डन है ना इतनी बात, ठीक है। ये दोनों एक साथ ही होंगे ना बेटा, ये दोनों एक में एक आई ए होगा, एक में आई बी होगा, तो इसलिए 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। डन है। एक में एक क्रोमोसोम पे कैपिटल आई ए होगा, एक क्रोमोसोम पे कैपिटल आई बी होगा, दोनों एक साथ एक्सप्रेस हो जाएंगे आरबीसी के ऊपर, दोनों के एंटीजन बन जाएंगे और आपका ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा। डन है। सो आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा कोडोमिनेंस के बारे में और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस को भी रिवाइज किया, हमने डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़े, पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी। वो टेबल में अगर किसी को कंफ्यूजन एनसीईआरटी की तो मुझे बताना, एक्चुअली वो अलग अलग तरीके से बताया। कैपिटल आई ए को एक क्रोमोसोम बताया, उसका ए भी बता दिया, कैपिटल आई बी को एक क्रोमोसोम में बताया, उसका भी ए भी बता दिया, पर दोनों को एक साथ ही लिखना है क्योंकि एक क्रोमोसोम पे कैपिटल आई ए रहेगा, एक क्रोमोसोम पे कैपिटल आई बी रहेगा, दोनों एक साथ एक्सप्रेस हो जाएंगे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। तो 6 ही पॉसिबिलिटी ह्यूमन पॉपुलेशन में बन सकती है ब्लड ग्रुपिंग की। नेक्स्ट क्लास में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूं बेटा, आना जरूर है। अगर आप इसी तरीके से शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लेक्चर्स मेरे चाहते हैं जो कि एनर्जी से भरपूर होते हैं, अगर किसी को लगता है मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूं तो प्लीज मुझे बताना। वैसे मैं एक ही चीज को 1500 बार बोल देती हूं तो आई डोंट थिंक सो कि कोई कंफ्यूज होने की जरूरत है। सो अगर आप इसी तरीके से मेरे लेक्चर चाहते हैं तो यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ मैग्नेट ब्रेन। आपको ऐसे जाना है, आपको क्लास 12 पे क्लिक करना है। बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है। वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे आप तो फर्स्ट लेक्चर आ जाएगा आपका। अगर आप कोई और चैप्टर देखना चाहते हैं तो हर चैप्टर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आसानी से उसे देख सकते हैं। आप आ जाइए, आप नेक्स्ट वीडियो करते जाइए और नेक्स्ट वीडियो से आपको कहानी समझ में आती जाएगी। डन है। मैं चाहती हूं कि आप कोई भी चैप्टर देख रहे हैं तो लेक्चर 1 से देखिए, बीच में कूद के आ मत जाइए करिए। पहले लेक्चर देखो तभी आपको सीक्वेंस में लेक्चर समझ में आएंगे। हमारा सीक्वेंस एनसीईआरटी का सीक्वेंस है, प्लीज हमेशा ये याद रखिएगा। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय दिस सेशन बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू एंथुसियाज्म एंड न्यू लेक्चर। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय।